हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, है नहीं। घर परिवार भी आप सबका मस्त होगा। ईश्वर की कृपा से सब बहुत अच्छा रहा होगा। और छुट्टियां बहुत जल्दी खत्म होने वाली है नहीं। तो सबसे पहले जो है आपको, आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज की जो क्लास रहने वाली है, चैप्टर 2 रहेगा और वीडियो नंबर रहेगा 3। और वीडियो नंबर 3 में हम चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं भैया। ये अगर हम कह लें कि तो एक तरीके से दूसरा जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्या है टॉपिक, तो आइए जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। भैया कक्षा 12 पढ़ रहे हैं हम लोग। पाठ जो है 2 पढ़ रहे हैं और वीडियो नंबर पढ़ रहे हैं। वीडियो नंबर भैया पढ़ रहे हैं 3। ठीक है। हमने कहा था किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई सुझाव अगर हो आपका तब भी आप इस नंबर पर संपर्क करके थोड़ा सा योगदान अपना दें। ठीक है। तो सबसे बढ़िया टॉपिक है भैया, हम पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। आज हम कोशिश करेंगे कि विद्युत अपघट्य से संबंधित जो भी चीजें हैं भैया उनको हम आज क्लियर कर लें। ये अपना आज का उद्देश्य है। लेकिन सोच रहे हैं कि ज्यादा लंबी वीडियो भी ना हो और अपने काम हो जाए। देखते हैं कैसे क्या मैनेज हो पाता है और कितना तक हो पाता है। विद्युत अपघट्य हम किसे कहते हैं। अधिकांश बच्चों में ये समस्या रहती है कि सर विद्युत अपघट्य क्या होता है। भैया जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है। और जो विलयन बन के तैयार होते हैं उनको हम कहते हैं विद्युत अपघट्यी विलयन। समझ रहे हैं ना। यानी क्या लिखेंगे, ऐसे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। आयनित तो समझ रहे हैं ना, आयनों में टूट जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण जैसे NaCl हुआ, KCl हुआ, KOH हुआ, H2SO4 हुआ, H2CO3 हुआ, etc कर लो, है ना। इनके नाम तो आपको पता ही होंगे। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब क्या है भैया, ये सब विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है। इनको जब भी आप जल में घोलते हो तो आयनन की प्रक्रिया होती है। अब कुछ में तेजी से होती है, कुछ में थोड़ा धीरे धीरे होती है। यानी आयनन के आधार पर विद्युत अपघट्य जो होते हैं उन्हें 2 प्रकार के हो जाते हैं। आयनन के आधार पर विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा प्रकार है भैया, तो प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य ये कैसे होते हैं, तो इनका मतलब समझो जरा क्या है। हम तो यहां पर देखो डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। जिनका आयनन अधिक होता है, जिनका आयनन अधिक होता है, प्रबल होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो जैसे हमारे पास HCl है, H2SO4 है, NaOH है नहीं।
और भी हैं जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड आदि। ये सब क्या है भैया? तो ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है, यानी जब इन्हें आप जल में घोलोगे तो आयनन बहुत तेजी से होगा और तब तक होता रहेगा, यानी उनकी मात्रा तब तक आयनन की बढ़ती रहेगी जब तक ये बचेंगे। आयनन खत्म हो जाएगा, आयनन बंद हो जाएगा, मतलब आयनन की प्रक्रिया अगर बंद हो जाएगी तो ये मान के चलो कि जो भी विद्युत अपघट्य था वो पूर्ण रूप से आयनों में टूट गया है। दिख रहा? बहुत बढ़िया, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं ना? ठीक है। नंबर 2 की अगर हम बात करें, दुर्बल विद्युत अपघट्य, अंग्रेजी में इनको कहते हैं हार्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड और वीक इलेक्ट्रोलाइटिक। दुर्बल विद्युत अपघट्य, इनका अगर हम देखें तो क्या होगा? वही बात फिर लिखेंगे, जिनका आयनन कम होता है, जिनका आयनन कम होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, जैसे हमने कल ही एक कंपाउंड पढ़ाया था आपको, CH3COOH, CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट, एसिटिक एसिड, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये हमारे हो गए दुर्बल। इतना तो आपको समझ में आया होगा। भैया प्रॉपर कॉपी और पेन लेके बैठो, नोट बनाते चलो, ठीक है। बेहतरीन क्लास हमने आपसे वादा किया है कि YouTube पर हम पूरा कोर्स फ्री पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे निश्चित है। धरती आसमान एक हो जाए, दीवारें बीच में खड़ी हो जाएं, लेकिन हम वीडियो आपको देते रहेंगे। समझ रहे हैं ना? हम कहीं भी रहें कहीं ना रहें उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आप तक क्लास जरूर पहुंचेगी, ये हमारा आपसे वादा है। और हाँ, आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, यानी आपने विश्वास करके अगर हमारी क्लास ज्वाइन की है या आप अपने YouTube चैनल पर आए हैं तो ये विश्वासघात नहीं होगा, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, पूरा कोर्स आपको फ्री मिलता रहेगा जब तक आपके बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं, और बोर्ड के बाद में आवश्यक दिशा निर्देश भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, देखो हमने कहा था एक चैनल थोड़ा सा और बनाना है हमें, जिस पर अपकमिंग चीजें जो जैसे जो आवश्यक होती हैं, है नहीं, वो सारी चीजों को हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। लेकिन थोड़ा कुछ चीजें हैं जो अभी रोक लगा रही हैं उसमें, उन समस्याओं का अगर निदान हो जाएगा तो फिर चीजें आप तक जरूर पहुंचेंगी भैया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। भैया अब हम बात करने वाले हैं विद्युत अपघटनी सेल की। विद्युत अपघटनी सेल की सेल भैया मेरे पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, लेकिन इस पूरे टॉपिक को बोर्ड 99% की नजर से देखता है। समझ रहे हैं ना आप? बहुत बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठ के आते हैं। फाइनली हमें टॉपिक अपना कंप्लीट करने दो, फिर हम बताएंगे आपको कि चीजें कहाँ से कैसे कैसे पूछी जाती हैं। ठीक है, देखो अगर हम इसे समझें तो ये होता क्या है, यानी वह युक्ति, युक्ति मतलब डिवाइस, वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। यानी ये चीज ध्यान रखो कि ये ऊर्जा इसमें अगर बदल रही है तो विद्युत अपघटनी सेल ही है जिसमें ये परिवर्तन कर पाता है। विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है।
ठीक है। इसकी अगर हम भाषा लिखें भैया, क्रिया विधि जिसको कहते हो, है नहीं, तो क्या लिखेंगे? अब इधर हम चित्र बनाते हैं पहले, फिर देखो आप। वैसे इसमें देखो हम वही लिखवाएंगे भी जो चीज यहाँ हम बताने जा रहे हैं, कुछ अलग से कुछ नहीं होता है। अब हम ये लिखेंगे कि इसमें एक पात्र होता है, इसमें एक पात्र होता है भैया, जिसके भीतर दो छड़ें लगी होती हैं, धात्विक छड़ें होती हैं, यानी धातु की छड़ें होती हैं, ध्यान रखना। समझ गए ना? एक पात्र होता है जिसमें दो धात्विक छड़ें लगी रहती हैं, बात समझे ना? ठीक है। इन धात्विक छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन इलेक्ट्रोड को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ दिया जाता है। बैटरी के, ये मान लो बैटरी है अपनी, बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ दिया जाता है। बैटरी का धन सिरा जिस छड़ से जुड़ता है उसे एनोड कहते हैं, और बैटरी का ऋण सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ता है उसे कैथोड कहते हो। यानी ये भैया हमारा कैथोड रहने वाला है और ये वाला एनोड रहेगा। ठीक है। एनोड धन सिरे से जुड़ा है तो जायज है कि ये पॉजिटिव रहेगा, और ये कैथोड है तो निगेटिव रहेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी ना? ठीक है। इसमें हम किसी भी विद्युत अपघट्टयी विलयन को भरते हैं, किसी भी विद्युत अपघट्टयी विलयन को भरते हैं भैया। तो किसी भी विद्युत अपघट्टयी, जैसे हमने आपको समझाने के लिए इसमें मान लो नमक भर दिया, इसमें विलयन किसका भरा है? नमक का विलयन भर दिया। नमक मतलब NaCl। ठीक है। अब एक चीज सुनो, ये नमक आयनिक होगा, यानी जब इसको जब आयनन की प्रक्रिया शुरू होगी इसमें, तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा नमक। टूटेगा नहीं टूटेगा? तो ये मान लो कि Na+ होंगे इसमें और Cl- भी होंगे, होंगे नहीं होंगे भैया? तो एक चीज सुनो, एनोड जो है ना पॉजिटिव है, तो इसकी तरफ ये माइनस वाला भागेगा। विपरीत आयन आकर्षित होते हैं एक दूसरे में, विपरीत आयन जो होते हैं वो एक दूसरे में आकर्षित होते हैं। जैसे धनायन वाला कोई हिस्सा है तो उसके तरफ कौन आएगा? ऋणावेशित पार्ट आएगा भाग के, है नहीं? और या फिर ऋणावेशित वाला है तो उसके तरफ कौन जाएगा? धनावेशित वाला पहुंचेगा। विपरीत आयन यही तो हुई है, प्लस और माइनस, यही तो है ना? तो NaCl जो टूटा तो Na पर प्लस आया और Cl पर माइनस आया। जब ये विद्युत अपघटनी प्रक्रिया होगी तो Na+ किसके पास जाएगा भैया? Na+ दौड़ के जाएगा कैथोड के पास में। ठीक है। और Na+ का जो Cl वाला हिस्सा है वो किसके पास जाएगा भैया? तो एनोड के पास जाएगा। इतनी बात तो समझ रहे हैं ना आप? समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे, मजा आएगा। ठीक है। अब इस सेल की क्रिया विधि अगर हम देखें तो क्या होगा? सेल की जो हमारी क्रिया विधि है भैया, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है नहीं? इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, यानी एक तो कैथोड है हमारा और दूसरा क्या है भैया? एनोड है। दूसरा क्या है? एनोड है। समझ रहे हैं ना? कैथोड पर आप अगर देखेंगे तो कैथोड पर हमें क्या मिल रहा है? कैथोड ये रहा, कैथोड पर भैया Na+ जा रहा है, Na+ जो है कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है। जब कैथोड की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में उदासीनता को दर्शाएगा, यानी ये वाला माइनस इस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, Na बचेगा। इसी प्रकार अगर हम एनोड की बात देखते हैं तो भैया इधर कौन जा रहा है? Cl- जा रहा है, और Cl- जब जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देगा, इलेक्ट्रॉन को
मुक्त कर देगा, यानी मुक्त करेगा। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये, तो एक माइनस इधर भी है, एक माइनस इधर भी है नहीं, बात समझ गए ना। और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के बाद में अपनी मुख्य अवस्था में पहुंचेगा, जिस भी अवस्था में रहता होगा। अब एक चीज सुनो, डिवाइस या युक्ति हमारी चाहे जो हो, उसमें हमेशा ध्यान रखना रेडॉक्स अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। रेडॉक्स का मतलब भैया होता है रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रेडॉक्स रिडक्शन होता है, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन का हिंदी अगर हम देखेंगे तो अपचयन होता है, और ऑक्सीडेशन की हिंदी को देखेंगे तो ऑक्सीकरण होता है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों होती हैं या दोनों संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ रहे हैं ना आप? बहुत बढ़िया। यानी विद्युत अपघटनी सेल जो है, इसमें भी भैया रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखो जरा कैसे होती हैं। अगर हम सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर +1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन भैया +1 बनेगा। ये धातु है तो इसकी ऑक्सीडेशन 0 होगी। यानी जब हम ऑक्सीडेशन संख्या में कमी का अंदाजा लगाते हैं तो अपचयन प्रक्रिया होती है। क्या होती है? अपचयन होती है। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना आप, सेल चाहे विद्युत अपघटनी पढ़ रहे हो या रासायनिक पढ़ रहे हो, एनोड पर हमेशा अपचयन होगा और कैथोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, ध्यान रखना। अपचयन और ऑक्सीकरण को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाती है। ठीक है, यानी यहाँ देखें +1 से 0 की तरफ अगर बढ़ रहा है तो यहाँ क्या हुआ है भैया? अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। ठीक है, -1 से 0 पर जा रहा है भैया, -1 से 0 पर अगर हम चल रहे हैं तो क्या होगा? यानी ऑक्सीकरण होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण तब होता है जब ऑक्सीकरण संख्या के मान में वृद्धि होती है। ये साफ साफ दिख रहा, नहीं दिख रहा? बहुत बढ़िया दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, समझ सकते हैं ना आप, आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये तो पूरे सेल की प्रक्रिया रही है। अच्छा भैया, इस सेल का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो जितने भी हमारे धात्विक लवण होते हैं, उन धात्विक लवणों से कलर लग गया, पता नहीं कैसे, चलो उन निगेटिव मत सोचिएगा, ठीक है, अन्यथा मत सोचिएगा। देखिए हाथ में लगा हुआ है, ये तो खैर पोच लगा हुआ है रोली, और ये तो कलर लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, विद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग धात्विक लवणों से धातु के निष्कर्षण में करते हैं। ठीक है, या फिर कुछ जैसे गैसों का भी निष्कर्षण हम करते हैं तो Hg का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमने कहा, अगर NaCl हमारे पास कोई एक धात्विक लवण था तो हम उसमें से सोडियम को अलग कर सकते हैं। ठीक है, NaCl अगर हमारा कोई धात्विक लवण था तो वहां से हम क्लोरीन गैस की प्राप्ति कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? घर पर भी कोई भी प्रैक्टिकल आप यहाँ से रिलेटेड नहीं करेंगे, जोखिम भरा हो सकता है, जो आपकी जान मान को खतरा दे सकता है। ठीक है, हाँ। अब एक चीज सुनो, इसकी सर भाषा कैसे लिखेंगे? भैया हमने जो भी बातें बताई हैं वही लिखना भी है। हमने कहा इसमें एक पात्र होता है, एक पात्र होता है जिसमें दो धात्विक छड़ें लगी रहती हैं। ठीक है, लगी रहती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोडों के सिरे, सिरे मतलब कोने, सिरे बैटरी से जुड़े होते हैं, बैटरी से जुड़े होते हैं। बैटरी के धन सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। एनोड व ऋण सिरे से
ऋण सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना? तो बस ये हो गया हमारा पूरा, ये तो समझ में आ ही गया होगा। इलेक्ट्रोडों पर या इलेक्ट्रोडों की क्रियाविधि निम्न प्रकार है। ये भैया क्रियाविधि है इसकी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया भैया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब एक चीज सुनो, विद्युत अपघटनीशील के आधार पर फैराडे ने दो नियमों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, माइकल फैराडे ने दो नियमों का प्रतिपादन किया है, यानी फैराडे के नियम। फैराडे के नियम किस पर आधारित हैं भैया? तो विद्युत अपघटनीशील पर आधारित हैं। ठीक है, प्रथम नियम हम देखते हैं। प्रथम नियम, एक चीज समझो, भाषा लिखते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार डैश कर दो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो कि किसी विद्युत अपघटनीशील में, किसी विद्युत अपघटनीशील में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, ये नियम है भैया, धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी इस नियम में इन्होंने ये कहा कि जैसे कोई विद्युत अपघटनीशील है और उस अपघटनीशील में हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन भरते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। जितनी धारा की मात्रा बढ़ाएंगे आप, निक्षेपित या मुक्त हुई मात्रा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, नई लाइन से माना निक्षेपित मात्रा W व धारा की मात्रा Q हो तो, यानी W समानुपाती Q होगा। Q भैया यहाँ पर आवेश है। ठीक है, तो हमने मात्रा लिखा तो थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। कुछ किताबें यहाँ पर छोटा Q भी लिखती हैं, तो आप उससे परेशान मत होइएगा। आगे समझो, ये जो आवेश होता है
Q बराबर क्या होता है भैया, IT होता है। Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है, IT। ये कहां से आता है, तो ये आता है I बराबर Q बटे T से। Q बराबर IT होगा ना, ऊपर रख दें अगर। W बराबर समानुपाती हटेगा, यहाँ पर Z एक नियतांक के रूप में आएगा और इस Q की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, IT लिख रहे हैं। ठीक है, IT। तो ये वैसे हमारा एक फार्मूला बन रहा है। यहां आप लिख सकते हो, जहां Z एक समानुपाती नियतांक है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, और इसका मान जो होता है Z बराबर E बटे F होता है। E बटे F, समझ रहे हैं ना। E मतलब तुल्यांकी भार, E मतलब होता है तुल्यांकी भार, और F मतलब होता है फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। ठीक है, यानी ये हम लिख सकते हैं उठा के। तो हमारा जो W बराबर है भैया, वो EIT बटे F हो जाएगा, EIT बटे F हो जाएगा। फैराडे जो नियतांक होता है 96,500 कूलाम, इसका मान होता है 96,500 कूलाम। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो W बराबर भैया EIT बटे 96,500 हो जाएगा। मात्रा निकाल रहे हैं तो यूनिट ग्राम ही आएगी निकल के। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, तो आप इसको जो है कर लीजिए, फिर बताते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। कर लिया होगा स्क्रीनशॉट, बहुत बड़े। द्वितीय नियम क्या कहता है, फैराडे का जो द्वितीय नियम होता है वो क्या कहता है, इस नियम के अनुसार अब सुनो, जो द्वितीय नियम है ऐसे आप याद करेंगे। याद करने का तरीका है, प्रथम नियम है तो सेल 1 होगा, ठीक है। द्वितीय नियम है तो सेल 1 से ज्यादा होंगे, सेल 1 से ज्यादा होंगे, यानी विभिन्न सेलों में विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों में समान समय व समान समय तक समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। इन्होंने भैया ये कहा था कि जैसे कोई 2 या 3 सेल हैं, तो मान लो कि t सेकंड तक उन तीनों सेलों में या दोनों सेलों में Q मात्रा
यानी Q विद्युत मात्रा हम प्रवाहित करते हैं, यानी T समय तक Q मात्रा प्रवाहित करते हैं, तो जो W होगा वो E के संबंध में जाएगा। यही तो बात कही है, ध्यान दो जरा। ये कम से कम दो एक तो मतलब मिनिमम सेल इसमें होने ही चाहिए, तभी इस सेकंड नियम का अनुभव आप कर पाएंगे। यानी हमने पढ़ा अभी W समानुपाती क्या पढ़ा था भैया, Q पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। ठीक, समानुपाती हटाएंगे तो W बराबर ZQ पढ़ा था। Z समानुपाती नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो इसी प्रकार दो सेलों के लिए तो W1 है भैया तो ZQ1 होगा, और W2 है Z1Q होगा, क्योंकि मात्रा तो समान रहेगी ना, आवेश दोनों में बराबर बराबर दिया जा रहा है, तो Z2Q2 हो जाएगा। सॉरी, कहने का मतलब यह है, पहले जो सेल है उसमें निक्षेपित मात्रा W1 है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 है, और मात्रा जो विद्युत धारा की प्रवाहित की गई है उसे Q माना गया है। ठीक, दूसरे सेल में मात्रा जो निक्षेपित हुई उसे हमने W2 कह दिया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z2 हो गया, और धारा दोनों में समान प्रवाहित की गई। ठीक है, इसको अगर हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बना लें तो समीकरण 1 को भाग कर दें 2 से, तो भैया W1 बटे W2 बराबर Z1 बटे Z2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, Q2 Q कैंसिल हो जाएगा। आगे समझो, जो Z की वैल्यू थी वो E बटे कितना है, 96,500 है, यानी W1 बटे W2 बराबर E1 बटे 96,500 और E2 बटे 96,500। ये देखिए 96,500 कट जाएगा, यानी W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। यही तो बात कही गई है। ये हमारा दूसरा नियम है। उम्मीद करते हैं दूसरा नियम भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल हैं देखो एक तो करा देते हैं, तब आगे बढ़े फिर। ठीक है भैया, हो गया होगा, बहुत बढ़िया। तो ये 2 आंकिक प्रश्न है भैया। देखो ये दोनों जो है प्रथम नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न है। ठीक है, क्या दूसरे नियम पर प्रश्न पूछे जाते हैं? तो भैया पूछे जाते हैं, लेकिन 10% में पूछे जाते हैं। 90% में क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है। कराएंगे दोनों के, ठीक है, लेकिन देखते हैं फिर। तो पहला वाला आंसर अगर हम देखें तो कैसे निकल के आएगा। प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो में भी आपको बता रहे हैं भैया, इस क्लास में भी बता रहे हैं आपसे कि आप क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ें और डाटा समझें कि कहाँ पर क्या दे रखा है। आप पहले उसे एक पास लिख लो, उसके बाद में सॉल्यूशन करने का प्रयास किया करो। जैसे इसमें कहा गया है कि कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, तो भैया विलयन का है, कॉपर सल्फेट का है। ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है? तो जैसे ही कॉपर सल्फेट का विलयन पता चला, आप इसको आयनित कर दो, यानी ये घटना घटी होगी आपके उसमें। कॉपर कहाँ जाएगा? कॉपर पर तो प्लस वाला है, तो ये स्वाभाविक है कहाँ जाएगा भैया? कैथोड पर जाएगा। आपसे कहा जाए चाहे ना कहा जाए, कैथोड पर जाएगा।
ठीक है। इसका आप तुल्यांकी भार निकालो, तो तुल्यांकी भार जब निकालोगे तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान होता है 63.5 और आवेश कितने हैं भैया, 2 से भाग कर दो, तो 2 से भाग करोगे, 2 3 अच्छे, 2 1 कम 2, 15 बचेगा, 2 सती 14, 2 पंचे 10, यानी 31.75 जाएगा। तुल्यांकी भार निकल आया, ठीक है। आई कितना है, तो आई है भैया 1.5 एम्पियर। समय कितना दे रखा है, तो 10 मिनट तक कहा गया है प्रवाहित की जाती है धारा, है नहीं। तो ये बातें निकल के आएंगे। तो प्रथम नियम से प्रथम नियम क्या कहता है भैया, निक्षेपित हुई मात्रा जो होती है W बराबर होती है EIT बटे 96,500 के, ठीक है। यही तो होता है ना। E का मतलब क्या है, 31.75 है। I की वैल्यू देखोगे कितनी है, 1.5 है, और T कितना है, तो 10 मिनट तक है, बटे में 96,500। हमने ध्यान रखना ये मिनट में रखा है, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे और आंसर आपका निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं इसे आप सॉल्व कर लेंगे। जो भी निकल के आएगा वो ग्राम में होगा भैया। कैसे होगा, तो ग्राम में होगा। समझ में आया ना। दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी ठीक इसी तरीके से लगेगा। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा। बस NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। Na पर 1 प्लस होता है तो तुल्यांकी भार निकलेगा, जो मोलर द्रव्यमान होगा वही तुल्यांकी भार हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भैया आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल कुछ न्यूमेरिकल हम इस टॉपिक से भी और कराएंगे, उसके बाद आपकी अगली क्लास यानी अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो भैया अपने चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब अपने साथियों से जरूर सब्सक्राइब करा लें, ठीक है। चैनल आपका है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। सभी बच्चों को नमस्ते।